हैं आपकी आवाज। तो आज 1 जुलाई से देश में नए संशोधित कानून लागू हो जाते हैं, जिसको अभी तक हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी के नाम से जानते थे। उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये बदलाव आखिर आम नागरिक के और इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या सहूलियतें पेश करेंगे, क्या तकलीफें पेश करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील, युवा वकील, एडवोकेट संकेत राजन जी। संकेत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो बताइए, ये जो नए कानून आज से लागू हो रहे हैं, इनका काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, काफी हिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन कानूनों के बाद। और कहा जा रहा है कि बहुत बदलाव कर दिया, औपनिवेशिक कानून थे और इन कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार विवेक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग सभी लोगों को तमाम मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से ये पता चल गया है कि जो हमारा क्रिमिनल लॉज थे, जिसमें 3 कानून विशेषकर, पहला इंडियन पिनल कोड आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 कानून जो हमेशा से किसी ना किसी तरह से हमें सुनने में आता था या हमारे लाइफ को किसी ना किसी तरीके से ये प्रभावित करते थे। पुलिस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से तमाम चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में फेस करते हैं, वहाँ पे इनका एप्लीकेशन था। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि ये आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए कानून थे, ये जो क्रिमिनल कानून थे। आज 1 जुलाई से इन तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया, यानी कि ये कानून अब एक्जिस्टेंस में नहीं है, इनकी जगह 3 नए कानून हो गए। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो अब तीनों के नाम बदल गए हैं। तीनों का स्वरूप मैं अगर कहूं तो बहुत नहीं बदला, कुछ बदलाव हुए हैं। लेकिन जो ये अगर ये सवाल है कि ये बदलाव आखिर किए क्यों गए हैं, तो जो सरकार का मत है कि जैसा आपने कहा कि ब्रिटिश और औपनिवेशिक जो इसमें एक प्रभाव था, एक टच था, हम उसमें उसे समाप्त करना चाहते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री ने माननीय कहा कि ये इरेज करना चाहते हैं सारे साइन को स्लेवरी का, औपनिवेशिक काल का। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर आप इन कानूनों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ बदलाव के साथ ये वही कानून है, बस नाम, टाइटल बदल गया। अंदर के जो पोर्शंस हैं उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन नहीं है, जो कि देश में लगातार मांग की जा रही थी। बहुत सारे लॉ कमीशंस के रिपोर्ट थे, बहुत सारे लॉ कमीशंस में इस बात को कहा गया था कि देश में क्रिमिनल कानून में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे बदलाव इन कानूनों से एड्रेस नहीं हो पाए हैं। हम आगे चर्चा में देखेंगे कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं, लेकिन हाँ जी। जी, मैं एक सवाल इसमें ये करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी मांग उठ रही थी वो खासतौर से सेडिशन एक्ट कानून को लेकर के थी। देश जो राजद्रोह का कानून था, उसमें बदलाव की बात हो रही थी, और जो अभी सुनने में आ रहा है कि राजद्रोह का नाम बदल करके देशद्रोह कर दिया। लेकिन सबसे खतरनाक चीज उसमें ये शामिल कर दी गई कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ। अब हुँ, इसमें तो किसी को भी शामिल कर दिया, किसी भी आंदोलन को देश की एकता और अखंडता से जोड़ दिया जाएगा। किसी भी प्रदर्शन को, किसी भी मांग उठाने वाले व्यक्ति को उसमें ये शामिल कर दिया जाएगा कि ये देश की संप्रभुता से खतरा है। तो ये तो मेरे ख्याल से और ज्यादा खतरनाक बन गया है। जी। दूसरा इसमें चीज और है, इसको भी आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, कि इसमें कहा गया था कि जो पहले कानून था उसमें एसएचओ या जो इंस्पेक्टर होता था उसके रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट होता था। अब तो इसको थाने में लाके खड़ा कर दिया गया है, यानी थाने से भी आपके ऊपर ये एक्ट लागू हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे पहले सेडिशन के कानून में एसएचओ और थाने की बात नहीं थी, प्रोसिक्यूशन से परमिशन लेना पड़ता था। जो पुराना आईपीसी में सेक्शन 124
1A था सिटीजन का जो कानून, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था। उसमें तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए, जैसे उसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है केदारनाथ सिंह का, जिस जजमेंट के बाद सिटीजन के कानून में एक बदलाव माना गया कि आपके सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने से या सरकार के खिलाफ ऐसी कोई भावना बनाने से, माहौल बनाने से सिटीजन नहीं होता, जब तक कि आप वायलेंस को इंसाइट ना करें, यानी कि किसी तरह की हिंसा को आप ना बढ़ाएं, तब तक वो कानून सिटीजन आप पे नहीं लग सकता। हालांकि इसका मिसयूज हमेशा से होता आया, तो 2022 में उन्हीं मिसयूज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को परमानेंटली स्टे कर दिया था, इसके ऑपरेशन को। तो ये कानून प्रभावी नहीं थे, लेकिन नए आईपीसी में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में, जब माननीय गृह मंत्री जी ने यह बोला कि हम सिटीजन को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह समाप्त नहीं हुआ, ये बैकडोर से दूसरे नाम से उसकी एंट्री करा दी गई। जो अभी भारतीय न्याय संहिता का अगर आप सेक्शन 152 देखें, जो कहता है कि एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे एंडेंजर कर रहे हैं आप संप्रभुता को, अखंडता को देश की, तो आप इस कानून के तहत बुक किए जा सकते हैं, ये अपराध होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो कुछ चीजें तो ऐसी है कि चलो मानने को सही भी लगता है कि अगर आप देश के साथ अलगाव की कोशिश कर रहे हैं, आर्म्ड रिवेलियन कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेक्शन 152 देखें तो वहां पे कुछ शब्दों पर अगर आप गौर करोगे, ये कहता है कि अगर हुएवर पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन encourages feeling of separatist activity और endangers sovereignty और unity and integrity of India, कि अगर आप encourage कर रहे हैं, सिर्फ आप बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी फीलिंग को जिससे सेपरेटिस्ट एक्टिविटी लग रही है, या आप एंडेंजर कर रहे हैं, ये डिफाइंड नहीं है सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। समस्या तो यही खड़ी होगी कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, मतलब किन किन चीजों को, किस किस तरह की एक्टिविटीज को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जब अगर ये डिफाइंड नहीं है, ये कानून पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो जैसे पहले भी 124A का मिसयूज होता था, अब 152 का मिसयूज होगा। यानी कि आपने सरकार के खिलाफ कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया, सरकार आपको ये आरोप लगा सकती है कि आप देश के खिलाफ अलगाव का माहौल बना रहे हैं, सरकार के खिलाफ अलगाव का माहौल बना रहे हैं, या देश की इससे अखंडता को खतरा है। और ये सरकार के लेवल पर नहीं, ये तो एक नॉर्मल एसएचओ तय करेगा कि आपको इस कानून में बुक करना है कि नहीं, आपके खिलाफ एफआईआर करना है कि नहीं। और आप अगर देखिए तो जो पहले 124A का कानून था इंडियन पिनल कोड में, जो अब नहीं है, वहां पे 3 साल तक की सजा थी इस चीज के लिए। अब इसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए और इस सजा को आजीवन कारावास और 10 साल तक 7 साल तक के लिए बना दिया गया कि आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है और 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इसे और ग्रेव ऑफेंस बना दिया गया ताकि आपको बेल मिलने में मुश्किल हो, आपको लंबे समय तक अंदर रखा जा सके। तो ये राजनीतिक जी कहीं ये उससे मिलता जुलता तो नहीं है, जैसे ईडी का जो कानून था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसमें भी बेल को बहुत ध्रुव बना दिया इस सरकार ने। कोर्ट ने कहा कि इसमें शायद सेक्शन 45 को लेकर के कोई कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, और उसको नए सिरे से बैकडोर एंट्री करा के इन्होंने और ज्यादा ध्रुव बना दिया उसको। हाँ, थोड़ा सा दोनों में अलग है, वो एक अलग कानून है, ये अलग कानून है। इसके बेल के प्रोविजंस सीआरपी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, वहां से तय होंगे। पीएमएलए एक स्पेशल एक्ट है, जैसे हमारे में 2 तरह के एक्ट होते हैं, एक जनरल एक्ट होता है जनरल लॉ, एक स्पेशल लॉ होता है। तो स्पेशल लॉ में साधारणतः बेल इन्वेस्टिगेशन के अपने प्रावधान होते हैं, लेकिन ये जनरल लॉ है तो यहाँ पे बेल का अलग प्रावधान है। मैं कानून में चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि बैकडोर से चेंज वहां भी किया गया और बैकडोर से चेंज गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा कड़ा बनाने के लिए और अपने फेवर में गवर्नमेंट के खिलाफ जब चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सके, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जैसे इसमें अगर आप सजा देखेंगे तो सजा 2 सजा है, एक आजीवन कारावास और 7 साल तक की सजा। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एक 2014 का सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसने बेल के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया था और पुलिस के जो कानून के मिसयूज को काफी हद तक रोका था, जिस जजमेंट का नाम है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाया था कि 7 साल तक के ऐसे ऑफेंसेस जहां 7 साल तक की पनिशमेंट है,
वहां पे आप सीधे गिरफ्तारी नहीं करोगे। उन्हें 41A का एक प्रोसीजर हुआ करता था पुराने सीआरपीसी में, उसको फॉलो करना होता था, वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इस कानून में अगर आप देखोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा है, तो अब ये 7 साल से बाहर हो गया। तो यहाँ पे अब पुलिस आपको पहले दिन से अरेस्ट कर सकती है। तो जब अरेस्ट हो जाओगे आप, बड़ा सजा है, तो हमेशा ग्रेविटी इसका दिखाकर कि देश के खिलाफ है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय प्रिजन पे रखना की कोशिश की जाएगी आपको। और इसका मिसयूज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए होगा। जी, तो अब एक दूसरा पहलू और है जो चर्चा का विषय है इस समय, क्योंकि हम लोग सामान्य नागरिक हैं देश के, तो कानून की समझ थोड़ी थोड़ी इस देश के सारे लोगों को हो गई है। 302 के बारे में पता है, 307 के बारे में पता है, हत्या और हत्या के प्रयास के अंतर के बारे में पता है, सजाओं के बारे में पता है। इनकी धाराएं बदल दी गई हैं, तो एक आम व्यक्ति की पकड़ से तो बाहर हो गया। 302 था शायद, अब 107 हो गया है, जो मोटा मोटी भी समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोगों को कितनी तरह मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी इसमें, मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो कितनी मुश्किल आने वाली है। और खासतौर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसको नए सिरे से पढ़ना होगा, तो इसमें भी कुछ समस्या आने की स्थिति बन रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि अभी कई बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस ने भी गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को लिखा इस बारे में। कई सीनियर एडवोकेट्स ने भी गुजारिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी पायल गए कि ताकि इस कानून को अभी डेफर कर दिया जाए, क्योंकि मानना यह है कि अभी देश पूरी तरह से इन कानूनों के लिए तैयार नहीं हो पाया। हमारा कोर्ट, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज अभी इन कानूनों के तहत पूरी तरह से रेडी नहीं है। हालांकि सरकार का यह मानना है कि उन्होंने एनफ तैयारी कर ली, एनफ ट्रेनिंग करवा दी जुडिशियल ऑफिसर्स की, पुलिस की, लेकिन ये हो नहीं पाया। दूसरा जो मुश्किलात आने वाली है, मैं आपको अगर बताऊं तो कई तरह की मुश्किलात हैं। पहली कि देखो, 30 जून तक, कल तक जो अपराध हुए देश में घटित, जो भी एफआईआर हुआ होगा, उस पे तो पुराने कानून प्रभावी होंगे। लेकिन कल रात के 12 बजे के बाद अगर कोई नया ऑफेंस होता है कहीं पे भी, उस पे नए कानून प्रभावी होंगे। तो उसी कोर्ट में वकील हो या जज हो, उसे दो दो कानून लेके जाना पड़ेगा, एक पुराने केसेस के लिए, एक नए केसेस के लिए। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, सब जगह ये माहौल होगा कि इस पे कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून नहीं लागू होगा। इसमें भी अगर आप आप देखो, लोगों को हाँ, हाँ जी, आप लोगों को भी डबल तैयारी करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी नए सिरे से एक बार फिर इन नए प्रावधानों को लेकर के। जी, जी, दूसरा मेरा अब ये तीसरा सवाल ये है कि पहले होता ये था कि अगर हमारे साथ कोई घटना घटित हुई है, कोई अपराध हुआ है, हम सीधे जाएंगे और किसी भी थाने में जाकर के अपनी मतलब जो भी संबंधित थाना होगा वहां जाकर के एफआईआर करा सकते हैं, और उनको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। लेकिन सुन रहे हैं कि इस बार नए कानूनों में ऐसा प्रावधान है कि 3 से 7 साल की जो सजा के प्रावधान है, उन कानूनों के तहत होने वाले अपराधों में थाने की मर्जी है कि वो चाहे तो लिखे चाहे तो न लिखे, और विवेचना के नाम पे कि उसकी सत्यापित, उस घटना के सत्यापन के नाम पे उसको टाल दे। क्या ये वाकई सत्य है? जी। ये बिल्कुल सच है। और अगर आप बोलोगे ये जो नए कानून, उनमें जो बदलाव में जो खामियां हैं, उनमें से एक ये बहुत बड़ी खामी है कि पहले क्या होता था कि अगर अपराध संज्ञेय है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो काफी लैंडमार्क जजमेंट है, सबको इसकी जानकारी होती है। इस जजमेंट के आने के बाद पुलिस का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस जजमेंट में सिंपल सी एक बात क्लियर शब्दों में कही गई थी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आप जिससे कंप्लेंट जो देते हैं थाने में जाकर, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद पुलिस के ऊपर पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, उन्हें एफआईआर करना ही करना है। ललिता कुमारी के जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने क्या किया, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नई वाली सीआरपीसी है, बीएनएसएस, इसके सेक्शन 173 के क्लॉज 3 को अगर आप देखें, तो वहां पे एक नया प्रावधान आ गया कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा होता है, कोई अपराध ऐसा होता है जिसकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल के ब्रैकेट में है,
तो एसएचओ को उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब भी अब एसएचओ तय करेगा कि इस पे एफआईआर करनी है कि नहीं करनी है। नहीं करनी है तो उसको वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके भी वो तय करेगा कि इस पे एफआईआर करनी है कि नहीं करनी। जो ललिता कुमारी का जजमेंट था उसको पूरी तरह से इन्होंने निष्प्रभावी कर दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी अगर 7 साल की, तो अगर आप देखें जैसे अपराध के तौर पे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे चीटिंग का ऑफेंस है। चीटिंग 1000 रुपए की भी हो सकती है, 500 करोड़ की भी हो सकती है। तो अगर आपने चीटिंग का अपराध है, पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आप चीटिंग के बारे में अगर बताते कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग का अपराध कर दिया जिसको हम 420 में डील किया करते थे, तो एसएचओ को क्रिमिनल केस करना पड़ता, मतलब एफआईआर करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब एसएचओ तय करेगा पहले कि इस पे एफआईआर करना है कि नहीं। सेटलमेंट कराने की कोशिश करने लगेगा वो बैकडोर से दोनों पार्टी को बुलाकर। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का एक प्रावधान बना दिया गया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके वो अपने आप को संतुष्ट करेगा। तो ये डिस्क्रेशन एक प्रकार से पुलिस को देना बहुत ही खतरनाक है। मामला अगर कोर्ट पे होता तब भी एक गुंजाइश होती न्याय की, लेकिन आप पुलिस को पावरफुल बना रहे हैं, पुलिस को वो सब कुछ दे रहे हैं जो ललिता कुमारी के जजमेंट के पहले था, जहां पे आपको एफआईआर करने के लिए भी घूस देना पड़ता था। लेकिन तो जी 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 जी, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। तो हम फिर से ललिता कुमारी, प्री ललिता कुमारी वाले एरा में चले जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश ही निष्प्रभावी हो गया इस कानून के तहत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, वो कानून निष्प्रभावी हो गया है। अभी एक अंतिम सवाल खासतौर से सोशल मीडिया के दर्शकों के लिए और देखने वालों के लिए, जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनके लिए भी एक सवाल है जो आपसे मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शायद हथकड़ी वाला दौर लौट करके आया है। हथकड़ी लगाने पर कोर्ट का आदेश था कि हथकड़ी लगा करके किसी को आप सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करके और जेल नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो भी औपनिवेशिक कानून था कि लोगों को बेइज्जत करने के लिए हथकड़ी लगा करके और उसको ले जाया जाता था। तो हथकड़ी को हमारे समाज में भी बड़ा बुरा माना गया है। वो फिर से, मतलब एक तरफ से आप कह रहे हैं कि औपनिवेशिक कानूनों को हम हटा रहे हैं, दूसरी तरफ हथकड़ी वाले युग को वापस ला रहे हैं। तो हथकड़ी वाला मामला क्या है, जरा ये भी बताइए। तो यही समस्या है कि सिर्फ नाम बदल दिया गया, लेकिन चीजें, प्रावधान ऐसे किए गए जो कई प्रावधान तो अंग्रेजों के समय भी नहीं थे, और कई प्रावधान है जो हटाने की मांग थी उसको फिर से लागू कर दिया गया। जो आप हथकड़ी, हैंडकफिंग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस पे भी आदेश है। मगर मैं आपको बताऊं जजमेंट्स का, तो एक सुनील बत्रा का जजमेंट है 1978 का, एक प्रेम शंकर शुक्ला का जजमेंट है 1980 का, फिर डीके बासु का जजमेंट है हमारा। तो आप समझिए 1978 और 1980 में, 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हैंडकफिंग गलत है, क्योंकि आप किसी को हैंडकफ कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रिजम्पशन क्या मानते हैं, हमारा धारणा क्या है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक आप साबित नहीं होता है कोर्ट में तब तक आप निर्दोष माने जाएंगे। और हर इंसान की, चाहे वो कोई भी आरोपी हो, किसी भी अपराध का आरोपी हो, लेकिन आप समझिए कि उसकी भी एक डिग्निटी है, उसकी भी एक इज्जत है समाज में। तो आप हथकड़ी लगाना, रस्सी बांधना, ये सारा कुछ बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल ही गलत था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 1978 और 1980 के जजमेंट में बता दिया था कि हैंडकफिंग बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होगी, जहां पे गैंगस्टर्स हों, बहुत ही हैबिचुअल ऑफेंडर हों, जो फरार होने के आरोप में जो जो अपराधी फरार हो चुके हैं कैद से, उन लोगों पर हैंडकफिंग किया जाता था साधारणतः। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 43 में इन्होंने फिर से हैंडकफिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसमें कुछ ऑफेंसेस भी डाल दिए। मतलब अगर आपके ऊपर मर्डर का ऑफेंस है या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस है, रेप का ऑफेंस भी डाल दिया, कि जहां पे अगर आपको झूठा आरोप है, सच्चा आरोप है, वो तो बाद की चीज है, बट पुलिस आपको अब हथकड़ी लगा सकती है। हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। तो तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम कानूनों को ये दरकिनार करते हुए ये फिर से वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का एक सम्मान है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि जो हमें डिग्निटी के साथ जीने का को संवैधानिक अधिकार देता है, हमारा आर्टिकल 21 जो है, उसको एक प्रकार से निष्प्रभावी कर रहे हैं। तो जो कि बिल्कुल ही खतरनाक है एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य देश के लिए।
एक लोकतंत्र के लिए? बिल्कुल संकेत जी, बड़ा सरल भाषा में आपने समझाने का प्रयास किया कि इसको इससे ज्यादा सरल भाषा में और क्या समझाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो बस वही, नए कटोरे में पुराना बासी रायता डालने का प्रयास किया गया। जो लोगों ने खाने से इनकार कर दिया वो बासी रायता परोसा जा रहा है आपको नए कटोरे के साथ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ, खासतौर से हमारे दर्शकों के काम आएगा और सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के लिए काम आएगा। अब वही सेडिशन एक्ट जिसको बदल दिया गया, जो राजद्रोह देशद्रोह में बदल गया, क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रभावी होगा? कि जैसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे अपना डिस्कशन करते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे एक्स पे कुछ लिखता है, या फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, तो उसमें अगर सरकार के खिलाफ कुछ वो लिखता है या बोलता है, और सरकार उसको लगे कि हमारे खिलाफ है, और उसको देश की संप्रभुता, देश की एकता और देश की अखंडता, चूंकि वचनों से या कृत्यों से ये साबित होगा, तो मेरे ख्याल में ये तो सोशल मीडिया भी इसकी जद में आएगा। इसके बारे में बिल्कुल, थोड़ा और बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही हैं। जो वर्ड्स और रिटन, स्पोकन और रिटन दोनों चीज़ों को इस पे लिया जाता है। तो आप देखो जो डिजिटल एरा है, इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, सब चीज़ों का प्रावधान है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो हम सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, और ये तो पुराने कानूनों में भी होता था कि किसी ने कार्टून बना दिया तो उस पे सेडिशन लगा दिया गया। किसी ने, कोई कॉमेडियन है उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो सरकार को पसंद नहीं आया तो उस पे एनएसए लेकिन और वहां सेडिशन लगा वहां दिया गया। कोर्ट में थोड़ा प्रिविलेज रहता था एक कॉमन मैन को, कि उसको वहां से न्याय मिलता था। लेकिन कानून ही जब बन गया तो कोर्ट भी इसमें क्या कर सकता है? फिर तो कुछ नहीं, इसमें खिलाने इसमें वाला। जो सजा का प्रावधान है, बिल्कुल ही मैं आपको बता रहा हूं कि इन सजा के प्रावधान के चलते पुलिस को आप इतना पावरफुल बना दे रहे हैं कि अगर आप देखो, एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी। अब इसका कोई डेफिनेशन तो अभी है नहीं कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को एनकरेज करने की फीलिंग। तो आप तो अभी संसद में इमरजेंसी की तमाम बातें कर रहे हैं। क्या ये आपातकाल की तरह नहीं है कि आप, कोई आपके खिलाफ लिखे तो आप पुलिस को इतना पावरफुल बना देंगे कि पुलिस सेक्शन 152 में एफआईआर आपको करके अरेस्ट कर ले, फिर आपका बेल भी मुश्किल है। आप सोशल मीडिया में लिखें, फेसबुक में लिखें, एक्स में लिखें, इंस्टाग्राम में लिखें, कोई भी भावना को, कोई भी बात को, आप सरकार से नाराज हैं, आप कह रहे हैं, वो बना देंगे कि आप सरकार देश से अलगाव की बातें कर रहे हैं, या आपकी बातें देश के संप्रभुता पे खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि चलो कोर्ट पे आप जाकर एक समय के बाद आपको न्याय भी मिल जाए, लेकिन हमारे देश में देखा जाता है कि 5-5 साल, 3-3 साल, 7-7 साल लोगों को जेल के पीछे रहना पड़ता है, बेल नहीं मिल पाती है, फिर अंत में वो बंदा, वो इंसान बरी हो जाता है। लेकिन वो जो समय इन कानूनों के मिसयूज में अगर वो जेल के पीछे बिताता है, वो तो अन्याय है। उस अन्याय का जवाब कौन देगा? और उस अन्याय के लिए इस कानून में कुछ नहीं है। जैसे अगर कानून में बदलाव किया इन्होंने, तो उस समय की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है, कि जो समय 3 साल 4 साल एक इनोसेंट पर्सन का गया है बेवजह, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसका कोई प्रावधान उसका नहीं। उसका प्रावधान ना पिछले कानूनों में था, जिसको हम अगर कानून के शब्दों में कहें, हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि आप पे गलत तरह से मुकदमा चलाया गया, गलत आरोप लगाए गए, गलत एफआईआर हुआ, और उसके लिए अगर आपको जेल जाना पड़ा या आपको ट्रायल में दर्द झेलना पड़ा, उसके लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि आपको फिर से समाज में आप ये दंश झेल कर आ रहे हैं, तो आपको सरकार और कानून कुछ नहीं देगा। कुल मिलाकर के जो हमारी समझ में अभी तक आया है वो ये कि सुधार होना चाहिए था हमारे जुडिशियल, जो अभी तक के कानून है उसकी प्रोसीडिंग में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए थे। इनका जल्दी निस्तारण कैसे हो, इस पे ध्यान लगाना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था। और कोई इनोसेंट व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जेल में न रहे। इस देश के दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। एक को अभी बेल मिली है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, और उनके खिलाफ भी अभी तक कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है, कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। लेकिन फिर भी वो कानूनों की इसी दांव पेच के भंवर में फंसे हुए हैं।
दिल्ली की जनता सफर कर रही है, एक पार्टी सफर कर रही है, उस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सफर कर रहे हैं और उनके सर्वोच्च नेता जेल में हैं। अब नए कानूनों के बाद थोड़ा होशियार हो जाइए। संकेत जी ने जिस तरह से बताया, कुछ भी बोलने से पहले अब आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। सरकार के गलत कृत्यों पर भी अगर आप बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अगर हिम्मत है, तभी बोलें, वरना बहुत सोच समझ के बोलें। संकेत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।